आई। बैठ। इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बीटेक कर रखा है। यस सर। ठीक है। शैक्षणिक रिकॉर्ड आपका हमारे सामने है। यस सर। आपको अपना परिचय देना है। परिचय में नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख नहीं करना है। चलिए बताइए। सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन 12th तक की, प्राइमरी से 12th तक की लखनऊ से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से गाज़ियाबाद से, आर.के. गोयल इंस्टीट्यूट से, जो कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने 5 इयर्स कॉरपोरेट में जॉब भी की है, जिसमें मैंने मल्टीपल यूएस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट। उसके बाद फिर सर मैंने 2021 में जॉब क्विट करके सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और अभी वर्तमान में मैं यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ सुल्तानपुर में। ठीक है। तो ये जो आप सुल्तानपुर में कार्यरत हैं अभी, जी जी। किस पद पर हैं? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट किस डिपार्टमेंट में? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेस्ट डिवीजन में हूँ सर। ठीक है। तो किस एग्जाम के तहत या डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट इसमें हुआ है? नो सर, यूपीपीसीएल ने ही एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसमें कि कंप्यूटर और इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इसके लिए एक एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। किसने कंडक्ट करवाया था एग्जाम? यूपीपीसीएल ने। अच्छा, यूपीपीसीएल ने करवाया था। ठीक है। और फिर उसमें एक टाइपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें इंग्लिश और हिंदी 2 टाइपिंग टेस्ट दिए हैं मैंने। फिर उसके बाद सर मेरिट लिस्ट के आधार पे इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है। तो 2014 में तो आपका ये बीटेक हुआ। जी सर। फिर आपने 5 साल जॉब किया। जी सर। छोड़ दिया उसे। जी सर। फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की 21 में। जी सर। केवल यूपीपीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी? सर यूपीएससी का मैंने अटेम्प्ट सोचा था, बट रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे पास उतने नहीं थे, और प्लस मेरी एज भी हो रही थी। तो थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करते हुए मैंने यूपीपीसीएस पे ही फोकस किया। ठीक है। एक बार अटेम्प्ट दिया है सर, बट उसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर मैंने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। जिस फील्ड में, ट्रेड में आपने बीटेक किया है, उसमें जी हमारे ख्याल से बहुत अच्छे स्कोप हैं। जी सर। तो क्यों आप इधर शिफ्ट करना चाहती हैं? सर उसमें स्कोप तो अच्छे हैं, नो डाउट, और अभी प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है वो भी है। बट सर करियर मेरे लिए 2 चीज़ें रखता है, कि एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, दूसरा मैं वर्क सेटिस्फैक्शन भी नेसेसरी है मेरे लिए। तो जॉब करते हुए मुझे ये लगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं सिविल सर्विसेज में अगर आती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से निभा पाऊंगी। फाइनेंशियल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, ये आप वहाँ नहीं इसका निर्वहन कर सकती थी? सर फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट थी, आई वाज, मतलब अच्छी सैलरी थी, बट सर वो वर्क सेटिस्फैक्शन उस लेवल पे मुझे नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए, कि फिर 15-20 साल जॉब करने के बाद मुझे लगे कि मैंने कुछ समाज को वापस दिया है। पहली बार कब आपके मन में आया कि आपको पीसीएस बनना चाहिए? सर पढ़ते तो थे ही बचपन से, बट ऐसा करियर के लिए परस्यू नहीं किया था, बट एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी 2021 में कोई इंसिडेंट ऐसा? 2020 के आसपास। ठीक है। कोई ऐसा इंसिडेंट आया कि आपको याद आ रहा है जिससे आपके मन में आया हो कि हमको जाना चाहिए इस फील्ड में? सर ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं है, बट अगर हम सिविल सेवा में आते हैं, जैसे सर कोविड के टाइम पे हुआ था, तो जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया समाज के प्रति। और जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही थी, मैं बेसिकली यूएस प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही थी, तो सब कुछ सही था, बट वर्क सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ थी वो नहीं आ पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। ऑल्दो जब सारा कुछ बंद हो चुका था, तो आईटी इंडस्ट्री ने ही फॉरेक्स ला करके दिया था भारत को, तो एक तरह से था मेरा योगदान, बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर और कैपेबिलिटीज हैं जो मैं सिविल सेवा में आती हूँ तो उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगी। ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर, जी सुना आपने? जी। क्या है ये? सर ये एक स्पाईवेयर है, इजराइल की कंपनी ने इसे बनाया हुआ है। ये किसी भी मोबाइल फोन में इंजेक्ट किया जा सकता है,
नो स्क्रीन, सॉरी सर, नो टच सॉफ्टवेयर है ये। अगर किसी के फोन में हम इंजेक्ट करते हैं तो उसके फोन का सारा डेटाबेस हम देख सकते हैं कि क्या है, क्या उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। हाल फिलहाल में भारत के पत्रकारों ने ये बोला है, एप्पल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सर, तो ये भारत के पत्रकारों ने बोला है कि उनके फोन में इंजेक्ट किया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक तरह से खारिज भी कर दिया है उसे कि हमने ऐसा, इसमें कोई हमारा योगदान नहीं है। 6-8 महीने पहले ये चर्चा में आया था, जी। ये तो रिसेंट जो आया आपने बताया। जी 6-8 महीने पहले क्यों चर्चा में आया था? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, सॉरी सर। अच्छा, स्पाईवेयर क्या है ये? जी स्पाईवेयर से क्या तात्पर्य है? सर जासूसी करने के लिए बेसिकली, जासूसी करने के लिए क्या? जिससे कि खुफिया जानकारियों का पता लगाया जा सके। जैसे हाँ। सर फॉर एग्जांपल ये है कि अगर नहीं, हम ये जानना चाह रहे जी। हैं कि स्पाईवेयर ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जी स्पाई तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वेयर शब्द कहाँ से आया? सॉफ्टवेयर से आ रहा है सर। हाँ। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। हाँ, वही जानना चाहते थे। जी जी क्या है ये सॉफ्टवेयर? जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी की चर्चा इधर खूब है और हर फील्ड में जी इसके कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। जी तो 5 लाभ इसके बता दीजिए जी और 5 हानियां, ठीक। नुकसान भी तो कुछ इसके हैं। जी जी चलिए गिनाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एक तो लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है, तो हम रोबोट्स बना सकते हैं। सर ये सर्जरी में हेल्प कर सकता है, जैसे कि टेस्ला गाड़ियां लेकर के आ रहा है, तो ये ड्राइवरलेस कार्स इसके लिए हो सकते हैं। और सर अगर हम हानियों की बात करें तो ये एक तरह से ह्यूमन इंटेलेक्ट को चैलेंज कर रहा है। और सर इसकी वजह से जैसे भी हाल फिलहाल में हमने सुना था, हॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लिरिसिस्ट और राइटर्स हैं उन्होंने एक स्ट्राइक करी थी कि अगर हम मशीन लर्निंग करवा देते हैं तो एक मशीन भी उसी तरह से लिरिक्स लिख सकता है, स्टोरी राइटिंग कर सकता है जैसे कि एक ह्यूमन कर सकता है। तो एक तरह से ये जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम करेगा। इंडिया जैसी इकोनॉमी जहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब ग्रोथ की डिमांड है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा इशू है, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा खतरा लेकर के आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, जी मेंस क्वालिफाई किया, जी इंटरव्यू दे रही हैं। जी ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, जी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इस्तेमाल हो सकता है क्या? इंटरव्यू के प्रोसेस में सर? हाँ। सर एक इस्तेमाल तो मैं ये सोच पा रही हूँ अभी कि क्वेश्चंस बोर्ड मेंबर्स अभी क्वेश्चंस करते हैं, तो उसकी जगह अगर रोबोट्स को बैठा दिया जाए और उनकी मशीन लर्निंग इसी तरह से करवा दी जाए कि वो क्वेश्चंस को आंसर करें, तो एक ये इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा सर अभी यही सोच पा रहे हैं। ठीक है। देश की इकानमी में हम लोग देखें, जी देश की अर्थव्यवस्था में, तो उत्तर प्रदेश की पोजीशन दूसरी जी के रूप में भी उभर जी। करके आई है। क्या कारण है इसके? सर अभी पिछले कुछ वर्षों में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। एक ठीक तरह है। से हम इसे एक्सप्रेसवे प्रदेश कह रहे हैं। ठीक है। लास्ट ईयर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें कि 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ठीक है। आईटी सिटी बनाने की बात चल रही है। नोएडा में बहुत उभर करके सामने आया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ में भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करा रही हैं। ओडीओपी यूपी गवर्नमेंट का एक अच्छी स्कीम चल रही है जिसके तहत हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और सर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, और एक मतलब अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो रोजगार पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इस तरह से हम इकोनॉमी में सेकंड नंबर पे आए हैं सर। अपराध कम हुआ, ये कारण नहीं है? जी सर, ये भी एक कारण है। सर लॉ एंड ऑर्डर कम होने की वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं या जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो अब हमारे यहाँ पे घबरा नहीं रहे हैं इंडस्ट्री लगाने से। यह अपराध कम हुए हैं या बढ़े हैं? सर अपराध एक तरह से कम हुए हैं, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस वजह से सर वो नंबर ज्यादा दिखाई देता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम एनालिसिस करके देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होने की वजह से ही डेवलपमेंट बढ़ पाया है। महिलाओं से संबंधित अपराध?
बढ़े हैं घटे हैं? महिलाओं से संबंधित अपराध सर, अगर हम देश की बात करें तो सर हम कहीं ना कहीं पहले दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पे बढ़े हैं, लेकिन सर यूपी सरकार पूरा अपना प्रयास कर रही है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आई है जी जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जी सबसे ज़्यादा महिलाओं के विरुद्ध या खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में जी 2800 के आसपास कुल अपराध दर्ज हुए पूरे देश में, जी और उसमें 60% के आसपास जो है जी उत्तर प्रदेश, बाकी 40% में पूरा देश है। तो कैसे मान लिया जाए अपराध कम हुआ है? सर अब रिपोर्ट अगर बता रही है तब तो सर सही। सर सॉरी, मैंने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा नहीं है, हाँ। लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से सर ये डेटा बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, एक बड़ा नंबर निकल करके सामने आता है। सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज हुआ है यूपी में 16,109, जी और उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है 2400 के आसपास केवल। जी कितना बड़ा गैप है पहले और दूसरे नंबर पर। एक समय था कि दिल्ली में महिलाओं से संबंधित अपराध बहुत हुआ करते जी। थे। चलिए कोई बात नहीं। एक चर्चा अभी हो रही है एमएसपी को लेकर के। एमएसपी समझती हैं क्या जी है? सर, क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाँ, कुछ। जी। सरकार इसको खत्म करना चाहती है क्या? सर एक तरह से खत्म तो नहीं करना चाहती है, हालांकि जो भी 3 बिल लाई थी सरकार, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे और फिर बाद में सरकार ने उसको वापस ले लिया। खत्म तो नहीं करना चाहती है, बट उसको रेगुलेट करना जरूर करना चाहती है, क्योंकि सर उसके अगर फायदे हैं कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दे रहे हैं किसानों को, तो उसका नुकसान भी है, क्योंकि वो कुछ ही क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है, व्हीट, राइस, शुगर केन। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे थे 2023 में, तो मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए एक तरह से अगर इसे हम खत्म भी कर दें या रेगुलेट कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। कौन सा अखबार पढ़ती हैं? इंडियन एक्सप्रेस। कौन है संपादक इंडियन एक्सप्रेस के? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा है। कहाँ कहाँ से छपता है ये? सर यहाँ पे तो लखनऊ एडिशन वाला अवेलेबल हो पाता है, तो वही पढ़ पाती हूँ मैं। आज आपने पढ़ा है? सॉरी सर, ट्रैवल कर रहे थे तो पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा अच्छा, कल आपने पढ़ा होगा। तो फ्रंट न्यूज कल की क्या थी इंडियन एक्सप्रेस में? सर ट्रांसपोर्ट को लेकर के एक प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ। तो उसको लेकर के बड़ी हेडलाइन थी। क्या है ये हिट एंड रन केस? सर हिट एंड रन केस में ये है कि जैसे ट्रक ड्राइवर्स या कोई भी सर गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर जो भी विक्टिम है उसको वहीं ऑन द स्पॉट छोड़ करके अगर वो आगे निकल जाए तो फिर उसे हम हिट एंड रन केस कह रहे हैं। हाँ, इस केस में भी क्या मतलब क्यों हड़ताल ये शुरू हुई है? जी सर, भारतीय न्याय संहिता जो बिल पास हुआ था उसमें ये है कि अगर कोई हिट एंड रन केस होता है और वो ड्राइवर वहां से निकल जाता है बिना विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाए, तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, और उसमें फाइन का भी। 7 साल या कुछ और है? सर 7 साल ही है, 7 से 10 वर्ष तक का सर है, एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है। 10 साल 7 लाख जी जुर्माना। जी सर वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ। तो वो है, और उसको लेकर के एक ये बड़ा प्रोटेस्ट गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट जो भी एसोसिएशन है हमारे देश में, उन्होंने एक स्ट्राइक अनाउंस करी थी 1, 2, 3 जनवरी, 3 दिन का, जो कि कल रात को कॉल ऑफ कर लिया गया है। उसका इम्पैक्ट एक दिन तो चलिए, हड़ताल चलिए, घोषित थी 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। जी जी। तो एक दिन जो ये हड़ताल हुई उसके इम्पैक्ट कुछ दिखाई पड़े आपको? जी सर। क्या सर ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका था, बसेस नहीं चल रही थी 1 जनवरी को। कई जगहों पर जैसे आगरा और दिल्ली का जो हाईवे है वहां पर ये आया कि बसेस से और ट्रक से ब्लॉक कर दिया गया था हाईवे नहीं को। इसके अलावा बताइए, ये तो स्ट्राइक किए जी, तो वाहन नहीं चलने थे, कई शहरों में ट्रैफिक ब्लॉक होगा। जी सर। और कौन से इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़े? कुछ प्रैक्टिकल आप बताइए, कुछ आपने देखा हो? पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी, फ्यूल सप्लाई कम हो गई थी। ठीक है सर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था। और सर अगर ये थोड़ा सा और टाइम चल जाती तो फिर 1-2 दिन भी अगर और चल जाती तो ज्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिल जाता हमें। अभी तो ट्रांसपोर्टेशन रुकने की वजह से सारी चीजों पे सर बाधा आ चुकी थी एक दिन का। ठीक सर। आपने अभी डिस्कशन के दौरान जब ये सवाल आया कि आपको
मल्टीनेशनल या इस तरह के जॉब से सरकारी सेवा में रुचि कब आई, क्यों आई? आपने कोविड की चर्चा किया कि उसके पहले और उसके बाद। एक कारण ये भी था कि कोविड के दौरान मल्टीनेशनल्स में लोगों के जॉब खत्म हो गए, लेकिन सरकारी सर्विसेज में लोगों को फुल सैलरी मिलती रही। क्या ये भी कारण था क्या आपके शिफ्ट करने में? सर मुझे तो फुल सैलरी मिली है। इनफैक्ट मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, तो मैं नोएडा से मेरा घर लखनऊ में है, मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो मुझे तो बहुत आराम था उस टाइम। सो दिस वाज नॉट द रीजन? नो सर, अप्रेजल भी ठीक हुआ था हमारे यहाँ। यूं ही मेरे दिमाग में आई ये बात कि आपने बीटेक किया और उसके बाद सिविल सर्विसेज में आने का मन बनाया। कल भी ये डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि भाई अच्छे अच्छे संस्थानों से लोग बीटेक कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, उतने रिसोर्सेज का मिसयूज हो जाता है। अगर वो डिप्टी एसपी हो गए या डिप्टी कलेक्टर हो गए तो उसका कुछ प्रॉपर यूज नहीं हो पाता। सो व्हाट डू यू थिंक? Sir, I think BTech has given me the logical reasoning, analytical approach. और सर इस डिग्री की वजह से ज़्यादा एक एक्सपोजर मिल पाया है मुझे एज कम्पेयर टू BA, BSc और BCom. So I don't think it's a waste of money or resources. See, you are BTech and you say that you know better how to develop reasoning, Yes, logical reasoning. I'm not a BTech. Yes, sir. I'm a student of philosophy. Yes, sir. Can you say what is reasoning? How do you define what is reasoning? Sir, I can take a guess. Sir, it's a root cause analysis of something, of any situation, taking practical and rational decision. Is reasoning and analysis same or different? How do you think? I'm sorry, sir. I'm unable to frame Yes. it right. Analysis is everywhere, in literatures, in sciences, Yes, sir. in social sciences. Yes, sir. क्योंकि बिना एनालिसिस के तो किसी का काम नहीं हो सकता, कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं सर. नहीं आ सकते. Yes, sir. तो ये कहना बीटेक के स्टूडेंट का Yes, sir. कि हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस तो ये मैडम हिंदी की प्रोफेसर हैं वो भी करती हैं. Yes. हाँ? एक एक सेंटेंस की एनालिसिस करते हैं. रीजनिंग का प्रयोग सभी जगह है. Yes, sir. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई Yes, sir. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Yes, sir. जो रोबोट मान लीजिए फंक्शन कर रहा है, वो रोबोट क्या दूसरा रोबोट भी तैयार कर सकता है? Yes, sir. कर सकता है. Yes, sir. मशीन लर्निंग के थ्रू हो सकता है. अच्छा, तो वो उस मटेरियल को भी पैदा कर सकता है जिससे वो तैयार होता है. सर अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है, बट हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आगे भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी. मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कहीं जी. कि once a scientist and God they were face to face. और उस साइंटिस्ट ने ललकारा उनको, गॉड को, कि तुम जो काम कर सकते हो वो सब मैं भी कर सकता हूं. तो उसने कहा वो कहे, गॉड ने कहा अच्छा तुम पेड़ बना सकते हो, कैन यू मेक ए ट्री? तो साइंटिस्ट ने कहा हाँ, गिव मी द मैटर, आई विल मेक ए ट्री. और सो प्रोड्यूस योर मैटर फर्स्ट. तो साइंटिस्ट घबरा गया कि हम मैटर कहाँ से लाएं, वो तो कहीं से हमको लेना ही पड़ेगा. सो is there any limit of artificial intelligence or not? Absolutely, sir. There is a limit for the artificial intelligence. वो सब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मेरे फिलॉसफी के स्टूडेंट के मन में ऐसा आता है कि वो सब कुछ तो नहीं कर सकता. Very correct, sir. Yes, sir. लिटरेचर्स में भी कुछ पढ़ने में रुचि है. हॉबीज में आपके क्या है, या दिन भर इलेक्ट्रिकल ही करती हैं आप? नहीं सर, सर क्रिकेट के बारे में पता करना पसंद है मुझे.
तो अभी सर ये तैयारी के दौरान मैच तो पूरा नहीं देख पा रहे थे, बट हाँ स्कोर्स पे नजर रहती थी। क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? आई एम सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अगर हाबी में कुछ आप कहती हैं तो उसके बारे में तो कुछ जी डिटेल्स पता रहना चाहिए ना। आई विल रीड ऑन इट। और ये जो विकेट्स होते हैं जी उनकी टोटल चौड़ाई कितनी होती है? यानी तीन Yes, sir. तीन स्टंप। स्टंप रहते हैं, सर तो स्टंप्स टोटल 3 स्टंप्स कितने चौड़ाई में रहते हैं? आई हैव टू रीड ऑन इट, सॉरी सर। So these are the questions which one should be ready to. और कुछ पढ़ने में भी रुचि है? किस तरह का लिटरेचर पढ़ना आपको पसंद आता है? सर अभी हाल फिलहाल में तो नहीं पढ़ा है, बट कुछ टाइम पहले तक मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, पॉल कोलो राइटर है उनको पढ़ा है। हाँ, दोनों बड़े फेमस राइटर्स हैं। जी प्रेमचंद जी से क्या क्या पढ़ा आपने? सर गबन गोदान निर्मला ऐसी बुक्स पढ़ी हैं हिंदी की। पॉल कोलो की निर्मला, उनका जो नॉवेल स्टोरी है जी उसमें जो मेल कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। तोता राम तो नहीं है नाम उसका? सर पढ़े हुए मुझे थोड़ा सा समय हो गया है, तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, साइंस का बैकग्राउंड आपका है और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सेकेंडरी लेवल तक आपने पढ़ा है। एक बहुत एलिमेंट्री सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। कल भी बोर्ड में इसकी चर्चा हुई थी कि एक सिक्का हम पानी में ड्रॉप करते हैं तो वो डूब जाता है, Yes. जिसका वजन 10 ग्राम है, और 1 टन से बनी हुई जहाज जो है वो पानी पर तैरती है, 1 टन लोहे से बनी हुई। What is the principle behind it? Why it is floating and the other is sinking? सर डेंसिटी की वजह से, it is because of the density. Water replaced by the ship, weight of the water replaced by the ship is more than the weight of the ship, and water replaced by the coin is weight of the water replaced by the coin is less than the weight of the coin. सर जानना चाहते हैं प्रिंसिपल कौन सा है? तो उस थियरी का क्या नाम है? मतलब ठीक है, आपने ये इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल ठीक किया, वो कौन सी थियरी कही जाती है वो? So I can take a guess. And who was the scientist who invented it? Sir, if you allow, I can take a guess. Yeah. Archimedes principle. इसमें गेस करने की क्या जरूरत Sir, I पड़ was रही not है? sure, बचपन में sorry. पढ़ा होगा इसे तो। Yes, sir, 6th, 7th में. And the theory, as I know, as I understand, the theory is law of floating bodies. Yes, sir. Isn't so? Yes, sir. अच्छा, तो वो कौन सा मंत्र है जो चिल्लाता हुआ आर्किमिडीज निकला था बाथटब से? क्या सेंटेंस था उसका? आर्किमिडीज तो यूनानी था, तो कुछ यूनानी भाषा में वो बोलता हुआ निकला। हमने कहीं जब कोई कहानी पढ़ी थी तो वो कि नंगे एकदम चड्डी पहन करके वो सड़कों पर दौड़ रहा है, वही चिल्लाता हुआ। Sir, I have to read on it. I'm sorry. यूरेका, 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 I got it, I got it, I got it. This was the meaning. ठीक है मैडम, कुछ आप प्रश्न करें। मैम ये बताइए कि नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता और देश की प्रथम महिला शिक्षिका, इनके बारे में कुछ बताइए, कौन थी? देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, यूपीपीसीएल तो एक बड़ा डिपार्टमेंट है और वहाँ से आप यहाँ आ रही हैं, तो ये बताइए कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे यदि बेरोजगारी और गुंडागर्दी दोनों एक साथ हैं तो क्या करेंगी?
बेरोजगारी और गुंडागर्दी एक साथ है। दोनों पे एक साथ ही काम करना पड़ेगा, मिडिल पाथ लेके चलना पड़ेगा। हम रोजगार को जैसे बढ़ावा देंगे तो जो लोग गुंडागर्दी में लिप्त हैं, अगर हम उन्हें रोजगार प्रदान कर पाते हैं और उन्हें एक हम रिस्पॉन्सिबल इंसान बना पाएंगे तो दोनों एक साथ ही कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सप्तपुरियां कौन कौन सी हैं? हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, मैम इतना ही रिकॉल कर पा रहे हैं। कांचीपुरम भी है। मतलब उसमें अयोध्या है ना? जी ठीक है। तो अभी अयोध्या का जो स्थान है, जो अयोध्या का महात्म्य है, वो वैश्विक स्तर पे है, ये हम सब जानते हैं। तो अभी वहाँ के लिए जिस मूर्ति का चयन किया गया है उसके बारे में कुछ बताइए, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शालिग्राम का होना है। मैम मूर्ति के बारे में सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ मैं, पढ़ना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मूर्तिकार कौन है और कहाँ से आ रही है ये? सॉरी मैम, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए मुझे। नहीं, राम की मूर्ति है कि शालिग्राम की है? राम की मूर्ति लगने जा रही है, जो अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसमें राम, सीता और लक्ष्मण तीनों की मूर्ति लगने जा रही है। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा से क्या आशय है? सांस्कृतिक महत्व है इसका, कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। उस दिन तक मतलब ये एक रिलीजियस सेरेमनी होगी जिसमें कि उस समय तक हम उसको मूर्ति ही मान रहे हैं, एक पत्थर ही मान रहे हैं, बट वो पूजा करने के बाद, जो भी विधिवत पूजा होने के बाद, उसमें फिर हम ऐसी मान्यता है कि उसमें फिर भगवान प्रवेश कर जाएंगे उस मूर्ति में, तो उसको ही प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं। वो पत्थर से मूर्ति बनने का जो प्रोसेस है उसको रिलीजियस टर्म में प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं। ओके। आप सेवा में हैं तो एनपीएस और ओपीएस क्या है और दोनों में अंतर क्या है? एनपीएस तो मैम नेशनल पेंशन सिस्टम है और ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम है। तो जो ओल्ड पेंशन सिस्टम थी जिसमें कि रिटायरमेंट के बाद सरकार पेंशन देती थी, अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है 2003 के बाद से ओल्ड पेंशन सिस्टम को, जिसको कुछ सरकारें वापस से लेकर के आ रही हैं, जैसे कि राजस्थान में दोबारा से लाया गया है। और अभी जो करंटली चल रहा है हमारे यूपी में भी और ज़्यादातर राज्यों में भी, तो वो एनपीएस चल रहा है, न्यू पेंशन सिस्टम, जिसमें कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन नहीं मिला करेगी, एक बार में ग्रेचुइटी मिला करेगी। और मैम थोड़ा सा और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनपीएस जो है वो बेहतर है, क्या ऐसा है? अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, सेंटर मतलब जो भी प्रोवाइडर है यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो एनपीएस को ही लागू रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होंगे कि हम ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस से ला पाए। रघुराम राजन सर ने अभी लास्ट मंथ ही बोला था कि अगर हम उसको लेकर के आते हैं वापस ओपीएस को, तो इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बजट पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा प्रोवाइडर के। साहित्य में आपका कुछ रुझान है? अभी सुनने में आया, आपने बताया कि आपने प्रेमचंद को पढ़ा है, तो क्या कुछ कविताएं वगैरह भी पढ़ी आपने कुछ? नो मैम, कविताएं नहीं पढ़ी हैं। अच्छा, कोई ऐसी पंक्ति जो आपको कभी मोटिवेट करती हो, मोटिवेशनल के रूप में आपके लिए ऊर्जावान रही हो? मैम मैं लिरिक्स बाय लिरिक्स तो नहीं बता पाऊंगी, बट रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई जो रश्मि रथी है वो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगती है। सिर्फ सेवा के या पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, ओवरऑल जीवन के पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे कृष्ण का संवाद जो है कर्ण से, वो बहुत अच्छा है। कृष्ण जब दुर्योधन से बात करते हैं, जहाँ पे वो बहुत प्रासंगिक, मतलब बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जहाँ पे वो कहते हैं। उसका कौन सा सर्ग है? मैम सॉरी सर्ग का नहीं पता, बट सातों सर्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसके। ठीक है, उसका वो तृतीय सर्ग है। ओके। महिलाओं के लिए कुछ नए कानून जो बने हैं, आप हमें उनके बारे में बताइए। एक तो केंद्र सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया है,
जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात कही जा रही है लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। लेकिन उसके साथ एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि डिलिमिटेशन जब हो जाएगा 2026 में, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। ये कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक तरह से पार्टीज को, मुझे लगता है कि जो भी बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टीज हैं, उनको टिकट देने के स्तर पे अभी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन कानून है अगर हम देखें महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए। उसके अलावा मैम यूपी सरकार काफ़ी कुछ स्कीम्स चला रही है, जैसे कि मिशन शक्ति एक स्कीम चल रही है, कन्या सुमंगला योजना चल रही है और महिला सामर्थ्य योजना चल रही है। हमारे डिपार्टमेंट में भी एक विद्युत सखी करके हैं, जो कि घर घर जा करके जो वसूली होती है ग्रामीण इलाकों में, खास तौर पे लोग अगर बिल नहीं जमा कर रहे हैं समय से, तो वहाँ पे वो घर घर जाती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इसमें मदद ली जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनको एक तरह से रोजगार भी मिल जा रहा है और रेवेन्यू कलेक्शन भी हो जा रहा है। ठीक है। अभी हाल में हॉट कुक्ड मील हुआ है, जिसका मुझे लगता है कि लगभग प्रत्येक जनपद में वो योजना आई है, तो ये क्या है? सॉरी, नहीं पढ़ा है मैंने, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। केंद्र की एक योजना आई थी, रेडियो, टीवी, प्राय सभी जगहों पे वो उनका प्रचार हुआ था। मिशन कायाकल्प के बारे में कुछ बताइए। आपका ग्रामीण परिवेश में है, आपका आना जाना है? पढ़ते हैं मैम उसके बारे में। अच्छा, वेल अवेयर हैं। ऑपरेशन कायाकल्प प्राइमरी स्कूल जो भी हैं यूपी सरकार के, प्राइमरी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए आया था ऑपरेशन कायाकल्प। तो उनकी बिल्डिंग्स, सैनिटेशन को लेकर के स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, इसके लिए था मैम। ठीक है। अच्छा, आप तो सेवा में हैं, तो तमाम सारी चुनौतियां आप स्वयं भी देखती होंगी, बहुत सारी चीजें। तो क्या ऐसा लगता है कि कोई महिला कई बार क्या सिस्टम से हार रही होती है क्या? यदि आपके समय में आप सेवारत हैं और ऐसे में कोई महिला ये कहे कि मैं सिस्टम से हार रही हूँ, तो आप क्या करेंगी? मैम चुनौतियाँ तो हैं, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से तो वर्कफोर्स में थी नहीं, वो अभी नया नया आ रहा है, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। तो चुनौतियां तो आ ही रही हैं। लेकिन अगर जैसे कोई महिला कहती है कि मैं सिस्टम से हार रही हूँ, तो मैं ज़रूर उनको मोटिवेट करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ सिस्टम से नहीं, कई बार हम जीवन में भी ऐसा हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन हम जीना छोड़ नहीं देते हैं, उनसे जूझते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो मोटिवेट ही करूँगी उनको सिस्टम से निकल जाना या उस चीज़ को छोड़ करके निकल जाना, उससे बाहर हो जाना, तो मेरे समझ से सही नहीं होगा। किसी का प्रेशर है कि आप इनकी मदद ना करें कहीं से उच्चाधिकारी का, तो आप क्या करेंगे? मैम उसमें कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि की होगा। जो भी उच्च अधिकारी मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। रीज़न हो सकता है उसके पीछे हो कुछ, कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये जानने की कोशिश करूंगी मैं। और जो भी मुझसे मदद मांग रही है महिला, उनको तो मैं मोटिवेट ही करूंगी। और उनसे कम्युनिकेशन मैम लगता है एक बड़ा फैक्टर इसमें होगा। बातचीत से ही बात बन जाएगी। इसमें दोनों ही लेवल पे हम एक मिडिल पाथ पे आ सकते हैं। अभी सर ने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं देख रही थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो उस पर आपका जो अध्ययन है वो बहुत अच्छा है। तो आजकल एक बड़ा प्रचलन सा हो गया है, प्राय लोग इसके शिकार हो रहे हैं, साइबर क्राइम। यस मैम। ये कितने तरीके के हैं? हम साइबर क्राइम अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो बहुत सारे तरीकों के हो रखे हैं। जैसे कि फ्रॉड हो रहा है, मुख्यतः ये शायद 4 या 5 तरीके के, वो आप बताइए। सॉरी मैम, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू रीड ऑन इट। फिर भी आप कुछ तथ्यों पर बताइए। साइबर क्राइम सिम स्वैपिंग करके हम सुन रहे हैं कि सिम स्वैप हो रहा है और फ़ोन की क्लोनिंग हो जाती है, या फिर सेक्सटॉर्शन हो रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है,
और जैसे कि सर ने पूछा था, स्पाईवेयर आ रहे हैं, रैंसमवेयर आ रहे हैं, फिरौती मांगी जाती है, हैक कर लिया जाता है कंप्यूटर्स को। न्यूज़ में हम काफ़ी चर्चा में पढ़ते हैं कि बैंक से पैसे निकल गए या एटीएम से पैसे निकल गए, एटीएम कार्ड स्वैप हो जा रहा है, क्लोन हो जा रहा है। ओके, ठीक है सर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनती हैं? सॉरी सर, समय नहीं मिल पाता है इतना कि कभी नहीं सुना? जस्ट पढ़ लेते हैं कि सर ने क्या बोला है। अभी लेटेस्ट जो मन की बात उन्होंने किया था, जी कौन सा एपिसोड है, अगर हम लोग काउंट करके बताएं तो? सर 31 दिसंबर को बोला हाँ, है उन्होंने। हाँ। रिकॉल नहीं कर पा रहा है सर, सॉरी। 106, 7, 8, 9, चारों में से बताइए, 4 विकल्प हैं। 106, 107वां, 108वां, 109वां। तो सॉरी, मैं करेक्ट डेटा नहीं बता पा 108वां था। रही। जी तो क्या मन की बात उसमें किया उन्होंने? 108वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन सी बातें की महत्वपूर्ण? सॉरी, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर मैं उसे। चलिए, भारतीय अध्यात्म में 108 के महत्व के बारे में कुछ बता दीजिए। सर एक रिलीजियस नंबर हम इसे मान रहे हैं 108। जो भी संत महात्मा होते हैं उनके नाम के आगे भी लगा हुआ हम पाते हैं, श्री श्री 108 करके या ऐसे करके मिलता है हमें। और सर ये हिंदुज़म में तो मेनली माला जपने की जो एक प्रक्रिया है, उसको जैसे माला फेरना हम जिसे कहते हैं, तो वो 108 हो ही तो उसका महत्वपूर्ण है। 108 है ही क्यों? 107 क्यों नहीं? 101 क्यों नहीं? 108 का जी, क्या महत्व है, ये प्रश्न है। सर सॉरी, पढ़ना पड़ेगा इस पर मुझे। ठीक है, मैं एक मिनट इस समस्या में घुसूं जो सर, आप सर। कल भी आपने उठाया था ये प्रॉब्लम। कुल राशियां कितनी है? ज्योतिष में कुछ है आपकी रुचि? सर इतनी रुचि तो नहीं है, बट राशियां 12 हैं। 12 राशियां हैं, ठीक है। और ग्रह कितने हैं? अगर ये नेपच्यून और प्लूटो को छोड़ दीजिए, क्योंकि भारतीय ज्योतिष उसको नहीं मानती है। 7 ग्रह हो जाएंगे सर। 7 या 9? सर पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें तो 9 ग्रह बनाते हैं। नवग्रह होते हैं जी। तो वो 9 ही हैं, 7 नहीं है। जी तो 12 में 9 का गुणा करीब कितना आता है? 72। 12 में 9 से गुणा। सॉरी सर। 108। यस सर, 108। ये 108 का एक महत्व तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट न होते मेरी समझ में आया जी कि सभी राशियां और सभी नक्षत्र, सभी राशियां और सभी ग्रह एक साथ 108 में आ गए। जी सर। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, और भी हो सकते हैं। अब चेयरमैन साहब के दिमाग में और क्या क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया वो हमने चर्चा किया। उसी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि एक हैशटैग पर भगवान श्री राम से संबंधित जितने भी गीत भजन गाए जा रहे हैं वो सब मिल जाएंगे। जी तो क्या मतलब यहाँ एक हैशटैग से क्या तात्पर्य है? क्या है हैशटैग? सोशल मीडिया का टर्म है सर ये हैशटैग। हाँ। ये एक तरह से हम इसको लिंक समझ सकते हैं। जैसे अगर हैशटैग 108 हम सर्च करेंगे, तो जैसा कि आप बता रहे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, हैशटैग 108 सर्च करते ही जो भी सॉन्ग्स हैं या जो भी भजन है, कीर्तन है, तो वो सब कुछ एक साथ ही आ जाएगा। एक लिंक की तरह सर इसको हम समझ सकते हैं हैशटैग को। मिशन शक्ति के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। क्या है ये? सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया था सर। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इसमें विमेन को पर्सनल सेफ्टी के लिए। यही है क्या महत्व है इसका? सर। भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की समाज में, वर्कफोर्स में आएंगी। घर से बाहर निकलने में जो हिचक होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कि वो डर, उनके अंदर से जो डर खत्म हो जाएगा। तो जैसे लेबर फोर्स एम्पावरमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो भी उनका बढ़ेगा, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिशन लाइफ क्या है? सर मिशन लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है।
लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने के लिए है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा हम मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एनवायरनमेंट के अनुरूप कर लेते हैं तो रिसोर्सेज का जो दोहन हो रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे कि फ्रिज का पानी पीने की बजाय अगर हम घड़े का पानी पीते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस अगर हम लेकर के आते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम इस्तेमाल करें, रूम में अगर कोई नहीं है तो उसको हम ऑफ रखें, एसी का यूज़ हम कम करें, ये बहुत छोटे शावर से नहाने के बजाय हम बाल्टी में जी, टब में पानी जी। लेकर के नहाएं, यही। ये सब। चलिए उत्तर प्रदेश पर आते हैं। जी। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं सर और एक दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से 8 राज्य हैं? सर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। बिहार। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है इसमें, जिन राज्यों की बात आपने की है? एक जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श। नहीं, एक राज्य जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। आपने कुछ राज्यों का नाम गिनाया ना, उसी जी। में से कोई एक राज्य जी। है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश सर, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हाँ, इसको आप करेक्ट हैं, मध्य प्रदेश सही है, मध्य प्रदेश ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ रखेंगी आप? सबसे पहले स्थान पे है सर, प्रथम पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथे नंबर पे है सर। चौथे नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर का राज्य कौन सा है? एमपी है सर। सर लेकिन एमपी या राजस्थान कंफर्म याद नहीं आ पा रहा है सर। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताइए क्षेत्रफल के आधार पर। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा। सबसे छोटा जिला? सबसे छोटा जिला सर हापुड़ है। सबसे अमीर जिला? सर गेस करेंगे अगर तो हम्म। लखनऊ होना चाहिए इसमें। सबसे गरीब जिला? सर तराई रीजन का है। सर मैं श्योर नहीं हूँ बट तराई रीजन ही है जो सबसे ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है। हमने जिले की बात की है। सर श्योर नहीं हूँ मैं उस डेटा। सबसे खतरनाक जिला? क्राइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। बताइए सबसे खतरनाक। हालांकि रेप के आधार पर ये तय किया गया है। सर सॉरी, मैंने डेटा नहीं पढ़ा है इसका। सबसे दबंग जिला? सॉरी सर, नहीं पता है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। जा सकती हैं। थैंक यू सर। बैठिए। कैसा लगा इंटरव्यू दे करके आपको? सर फर्स्ट मॉक था मेरा तो ये। कैसा महसूस कर रही हैं? अभी ठीक लग रहा है सर। शुरू में बहुत ज़्यादा नर्वस थे। ठीक नहीं, Start इंटरव्यू हुआ। आपका ओवरऑल अच्छा रहा। ठीक है सर। बहुत कैंडिडेचर सारे। आपका बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है हम सर। सब लोगों की यही राय है। फर्स्ट मार्क है, यस सर। फिर दूसरा तीसरा चौथा मार्क आपको देना ही है। सर देना, यस सर, बहुत नहीं दे पाएंगे क्योंकि हाँ। सुल्तानपुर से भी आए हैं ट्रैवल करके, तो कोई बात नहीं, अब तो रहना होगा ना यहाँ पर। नहीं सर, छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अच्छा ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं सुल्तानपुर में? सर सुल्तानपुर में पोस्टेड है, घर तो मेरा लखनऊ में है। अच्छा लखनऊ में। कहाँ पोस्टिंग है? सुल्तानपुर में सर, जो टेस्ट डिवीजन का ऑफिस है दरियापुर हाँ। में, वहीं पे पोस्टिंग है सर। वैसे इस कमीशन में सवाल बनते नहीं हैं। जी। बायोडाटा पर खास तौर से नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र पर सवाल नहीं बनते। आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, ये तो हम लोग बैठे हुए हैं। जी। आपका जो ये एडवाइजरी सेशन है उसमें बैठे हैं, जी, इसलिए सर। बात कर रहे हैं। इंटरव्यू आपने अच्छा दिया, जी लेकिन बेहतर करने की गुंजाइश तो हमेशा होती है। ऑब्वियसली सर। जो इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट है, एंट्री से लेकर के और यहाँ बैठने तक का, बीच में अभिवादन करने की बात है या आते समय पूछने की बात, उसको और इनर्जेटिक बना सकती हैं। ठीक है सर। जितना इनर्जेटिक बनाइए वो कम ही रहता है। वैसे ओवरऑल ठीक है, जी। सीटिंग पोस्चर ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़िया है,
कंसिस्टेंसी की बात हम लोग करें तो थॉट एंड आइडियाज की, तो वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट है। इंट्रोडक्टिव फेज़ आपका अच्छा है, इंटरव्यू का मिडिल फेज़ अच्छा है, फाइनल फेज़ भी बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है। नहीं सर। और बेहतर क्या करना है अपीयरेंस के लेवल पर? बताइए सर। ड्रेस सेंस? नहीं सर, ये पहन के नहीं जाएंगे, साड़ी पहन के जाएंगे। साड़ी पहन के जाना जी है। हाँ ठीक है, ये ठीक कर लीजिए। मैम, ये स्वेटर और इसके ऊपर साड़ी। हाँ, साड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन जो भी ड्रेस रखी है लाइट कलर में आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वॉयलेट कलर का है सर, ये वॉयलेट है इट बिल्कुल। शुड नॉट बी वेरी डार्क, ये मेरे कहने का मतलब ठीक है है। सर। और एक चीज़ है जो मैं सजेस्ट करना चाह रहा था कि गेट से एंट्री करती हैं और अपनी सीट तक पहुंचती हैं तो योर स्टेपिंग शुड बी स्लाइटली स्लो। ओके सर। बहुत तेजी से, जैसे 100 मीटर रेस की तरह आकर के बैठना नहीं। डिफॉल्ट, यस सर, उसको ध्यान से करेंगे। आराम से पूछिए। रेगुलेट करिए। ठीक है सर। एक बार बीच में थम करके रुक करके बोर्ड को एक बार में नमस्कार कर लीजिए, अभिवादन कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते, ठीक है सर। और फिर आराम से बैठिए। सर बैठने के नमस्ते साथ बोले या थैंक यू फिर बोले, गुड आफ्टरनून जैसा? जो आपकी आदत में हो। मेरे आदत में तो नमस्ते ही है अब ऑफिस में। ना ना, नमस्ते बोलिए, दोनों हाथ जोड़ करके। साइंस के विद्यार्थियों के साथ एक दिक्कत और रहती है जी कि वो अंग्रेजी भाषा के प्रति बहुत नेग्लिजेंट होते हैं। तो आपने यहाँ जो लिखा है मीडियम ऑफ इंटरव्यू, बायलिंगुअल आप लिखना चाहती हैं। जी जी। मैं समझ गया, लेकिन वो BILL हो गया है। BI सिर्फ रहेगा ना, BI लिंगुअल, बायलिंगुअल। एक एल अननेसेसरी आ गया है इसमें। बायलिंगुअल, और बाय और लिंगुअल के बीच एक छोटा हाइफन रहता है, जहाँ कहीं भी इसको लिखा मैंने देखा। ठीक बैठिए, बेस्ट ऑफ। सर, बहुत सारे आंसर्स जैसे नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, सारी बोलिए ना, सारी क्योंकि बोलना इतना कम टाइम है तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बोलने से ना। अच्छा है कि आप सॉरी बोल के। नहीं, सारे आंसर तो मुझे भी नहीं आते, इनको भी नहीं आते। क्योंकि सर बैक टू बैक पूछ रहे थे और मुझे बैक टू बैक आंसर्स नहीं आ रहे थे नहीं उसके। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारी बोलना जी उत्तर देने जैसा होता है, करीने से सारी बोलिए बस। आपके अपने एरिया का कोई है तो उस पर न बताना तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज में तो भाई हर चीज कोई नहीं जानता। वहां बैठ के रिजल्ट मत बनाइएगा ठीक है सर। कि बाप रे बाप, ये 2-3 सवालों का जवाब हाँ सर, लगातार हम क्योंकि सही आप नहीं दे पूछ रहे पाए। थे जी। हाँ, तो वहां बैठ के रिजल्ट बनाएंगे तब तो और नर्वस होंगी। आप मान के चलिए, सिलेक्शन आपका होना है, ठीक है सर। 1500 अंकों का मेंस है, उसमें आपने कमाल किया होगा, ये मान के चलिए। जी 100 नंबर का इंटरव्यू है, जी सर। 60 नंबर अमूमन अच्छे कैंडिडेट को ऐसे मिल ही जाता है, 60-62 नंबर। आपको 70-72 के लिए काम करना है, 10-12 अंकों के लिए, बस इतना ही तो है। ये मन में रहना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस साथ इंटरव्यू दीजिए, ठीक है सर। सर इस बार सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच सर। सर इस बार जैसे चेंजेस कह रहे हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे या मतलब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे। देख, कहते हैं जैसे एक सवाल हम ही आपसे करते हैं कि अगर आपको वृक्ष बनने का मौका मिले, जी या कहा जाए कि कौन सा वृक्ष बनना आप पसंद करेंगी अगर वृक्ष बनना पड़े, तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। वृक्ष बनना पड़े सर, नीम बनना पसंद करेंगे। हाँ ठीक है, मतलब कोई सेट आंसर नहीं, कोई पीपल बोल सकता है, जी, कोई जी। आम बोल सकता है, कोई बेल बोल सकता है। आपके पास रीजन होने चाहिए रीजन होने कि क्यों नहीं। क्यों ऐसा? जैसे भी सवाल करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी क्लिक करे, आप उसका आंसर दीजिए ना, ठीक है सर। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। लेकिन ऐसे ही इंटरव्यू आपका होगा जैसे हो रहा है, ठीक है सर। ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।